बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DGIS प्यार साहब ने आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहला हिस्सा मुकम्मल गैर सियासी था, जबकि दूसरे हिस्से में तकरीबन सियासी गुफ्तगू हुई है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और मेरा नुक्ता नज़र इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि मैं मस्बत रिपोर्टिंग करते हुए ये कहूँगा कि DGIS प्यार खुद तो गैर सियासी थे और वो चाहते थे कि गैर सियासी बातें ही हों। इसलिए जो पहला हिस्सा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें तकरीबन क्या मुकम्मल तौर पर ही DGIS प्यार ने कोई भी सियासी बात नहीं की। सिर्फ उन्होंने फ़ौज में 2024 के दौरान जो फ़ौज ने कामयाबियां समेटी हैं उस पर गुफ्तगू की। फिर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस मामलात पर उन्होंने गुफ्तगू की। इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं उस हवाले से गुफ्तगू की। और जो पाक फ़ौज ने इस सारे अरसे के दौरान 2024 के दौरान जो अपनी सलाहियत कार में इजाफा किया है उसके हवाले से कौम को आगाह किया। असल मसला बाद में सामने आया जब सवालात का सेशन शुरू हुआ तो मजमूई तौर पर 7 सवालात हुए और 7 सवालात में से सिर्फ एक सवाल ऐसा था जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ौज और फ़ौज के ऑपरेशन से मुतल्लिक था। इसके अलावा 5 सवालात ऐसे थे जो बराह रास्त इमरान खान, तहरीक इंसाफ और 9 मई से जुड़े हुए थे। छठा सवाल इनडायरेक्टली तौर पर, जो 7वां सवाल था, आखिरी सवाल जो है वो भी इनडायरेक्टली तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और कुरम एजेंसी के जो मामलात हैं उससे जुड़ा हुआ था। अब ये सवालात क्या थे, उन पर रिस्पॉन्ड क्या हुआ, इसकी थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। पहला सवाल तो था कि जो 2024 में पाक फौज ने मुख्तलिफ एरियाज में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, उसमें जितनी कामयाबियां हुई और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो एक मजमूई तौर पर पाक फौज का किरदार है उसके हवाले से सवाल था। इस सवाल के जवाब में DGIS प्यार साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है, लेकिन बैड गवर्नेंस के मसाइल हैं, इंतज़ामी मामलात जहां पर बेहतर नहीं करते, ये सियासी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो जो बैड गवर्नेंस के मसाइल हैं उसका जो बदला है वो पाक फौज के जवान इस अपनी शहादतें, अपना खून, अपनी जान देकर वो इसका बदला चुकाते हैं और इस चीज़ पर मजबूर हैं। लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई सेफ हाइड आउट अब बाकी नहीं रहा और दहशतगर्दी के मसाइल से निमटने के लिए पाक फौज पुरअज़म है और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये मामला जारी रहेगा। उसके बाद GNN से हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, डिफेंस की बीट भी काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, इजाज़ अहमद साहब, उन्होंने सवाल किया और डायरेक्ट उन्होंने इमरान खान का नाम लेकर सवाल किया कि जो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में एक फिजाई हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने TTP के हाइड आउट्स पर, तो उस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि अफगानिस्तान में इस तरह से फिजाई अटैक करने की बजाय हमें उनको नेगोशिएशन में एंगेज करना चाहिए और उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो यही सवाल इजाज़ अहमद साहब ने किया, लेकिन DG साहब ने जो है वो इमरान खान का नाम लेने या उनकी जमात का हवाला देने की बजाय उन्होंने कुछ जो पहले मुआहिदे हुए हैं 2021 में एक हुकूमती सतह पर इस मामले में डायलॉग शुरू किया गया था कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद जो लोग अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए थे उनकी वापस आबादकारी के लिए जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत से मामला तय किए जाएंगे और उनको वापस लाया जाएगा, बहाली का अमल जो है वो शुरू होगा। तो बकौल DGIS प्यार ये सारा कुछ इमरान खान की हुकूमत में चूंकि हुआ था तो ये इमरान खान के कहने और उनकी मर्जी और उन्हीं के हुक्म की वजह से हुआ था और ये गलत फैसला था जिसका खुमियाजा आज कौम भुगत रही है। पहले तो हमें इस चीज़ पे देखना चाहिए कि जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि इमरान खान जो है वो फौज के नीचे लगे हुए थे, जो बाजवा साहब कहते थे वो सिर्फ वही करते थे, या फिर उनके जो फैसले हैं वो जनरल फैज हमीद साहब करते थे। तो आज DGIS प्यार ने जो ये स्टेटमेंट दी है उससे हमें इस तासुर की नफी होती हुई दिखाई दे रही है कि इमरान खान एक ऐसे वजीर आजम थे कि वो नेशनल लेवल के जो इस तरह के फैसले थे जिनका सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो खासा लिंक था वो इमरान खान खुद कर लिया करते थे। खैर ये एक हैरत अंगेज बात है हमारे लिए कि इमरान खान इतने पावरफुल वजीर आजम थे, लेकिन चूंकि DGIS प्यार साहब कह रहे हैं कि ये इमरान खान का फैसला था, उन्हीं की हुकूमत में हुआ है और
उस वक्त चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इसमें हाथ हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुशावरत से ये सारे फैसले हुए हों, लेकिन अभी डीजीआई एसपीआर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो हम ये मान लेते हैं कि इमरान खान साहब ने ही ये किया होगा। तो फिर हमें बतौर पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सियासतदान होते हैं या सियासी हुकूमतें होती हैं वो बाज़-औक़ात इस तरह के फैसले खुद भी करते हैं, उसमें फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फिर एक और सवाल हुआ जनरल फैज़ हमीद से रिलेटेड कि फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि कुछ मामला तो सब जुडिस हैं, अंडर ट्रायल हैं, और 9 मई से जुड़ा हुआ जो मामला था उसके बारे में आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में ये था कि वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, अब क्या सूरत हाल है, तो उस पर कोई खास एक वाज़ेह जो जवाब होता है वो नहीं आया। और डीजीआई एसपीआर साहब ने कहा कि इस मामले में जो पेशरफ्त होंगी वो कौम को आगाह किया जाएगा। और 9 मई के हवाले से एक दफ़ा फिर से उन्होंने एक तगड़ा बयान जारी किया है कि जो मंसूबा साज हैं और असल जो इसके किरदार हैं उनको सजा मिलने तक जो है ये अमल पूरा नहीं होगा। तो देखते हैं कि अब आगे इमरान खान हैं या कोई और असल मंसूबा साज और किरदार सामने आते हैं, तो कौम इस बारे में जानने के लिए बड़ी मुतजस्सिस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डीजीआई एसपीआर साहब ने आलमी जो सोशल और ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनको भी बड़े आड़े हाथों लिया है, और जो तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि कुछ अकाउंट इस तरह के हैं जो पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट हो रहे हैं। इसमें कई और भी हो सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि तहरीक इंसाफ का जो फवाद चौधरी साहब भी जिक्र कर चुके हैं, खुद इमरान खान भी कह चुके हैं कि मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो बाहर से ही ऑपरेट होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान से ऑपरेट होगा तो जो ऑपरेट करने वाला होगा उसको उठा लिया जाएगा। तो डीजीआई एसपीआर साहब ने इस पर आज कहा है कि जो कश्मीर में मजालिम होते हैं या गजा की सूरत हाल है जो शाम में हुआ है उस पर तो इन आलमी तंजीमों को कुछ नजर नहीं आता, वहां पे तो इनको डीप फेक और फेक न्यूज का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा। वहां पर तो ऐसे मनाजिर हैं कि वो दुनिया को और कौम को जब दिखाएंगे तो एक असल जो है वो मामला होना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। बाकी 26 नवंबर से रिलेटेड भी उनसे सवालात हुए तो उसमें भी कोई फिगर और इस तरह की चीजें नहीं बताई। हालांकि खालिद महमूद साहब जो एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह सवाल किया था कि पाक फौज भी वहां पर मौजूद थी, तो क्या जो है इस मामले में कोई ओरिजिनल फैक्ट्स हैं कि कितने लोग वहां पर जख्मी या जाँ बहक हुए हैं। तो उस मामले में एक तो डीजीआई एसपीआर ने कहा कि पाक फौज की जो डिप्लॉयमेंट थी वो रेड जोन के अंदर थी और जो दोस्त ममालिक के वफूद आए हुए थे उनकी सिक्योरिटी के हवाले से थी। जहां पर ये मामला चल रहा था वहां पर पाक फौज की डायरेक्ट इंस्टॉलेशन नहीं थी। फिर उन्होंने वजारत दाखिला का स्टेटमेंट का हवाला दिया। बहरहाल मजमूई तौर पर हम देखें तो इस जो तकरीबन 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें आधा घंटा जो था वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो लिंक था, उसी हवाले से गुफ्तगू हुई। चूंकि बज़ाहिर उनका नाम नहीं लिया गया, नाम कुछ उस तरह से लिए गए सियासी इंतशारी लीडर, दोगला मियार, दोहरे मियार के लीडर। तो इस तरह से जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कंक्लूड हुई और पाक फौज ने 2024 के दौरान जो कामयाबियां समेटी हैं उन सब पर बतौर कौम हमें फख्र होना चाहिए। और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने सरहदों की हिफाजत के लिए जिन शोहदा ने जानें दी हैं हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। और हमारा ये मानना है कि एक पुरअमन मुल्क के लिए, एक महफूज मुल्क के लिए एक ताकतवर फौज का होना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर मामलात आते हैं सियासत में मुदाखलत के तो फिर वहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। होना तो ये चाहिए था कि आज जैसे ये सवालात हुए हैं तो डीजीआई एसपीआर साहब को इससे थोड़ा डिस्टेंस करना चाहिए था कि ये सियासी नौयत के सवाल हैं, इमरान खान से रिलेटेड हों या फिर तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हों, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हों, तो इस पर वो नो कमेंट्स कहकर भी अपने आप को डिस्टेंस कर सकते थे। और वो चाहते तो वो ये कह सकते थे कि जो मैंने पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हिस्से में ब्रीफिंग दी है सिर्फ मुझसे उस हवाले से सवालात किए जाएं, क्योंकि वो टोटल पाक फौज की परफॉर्मेंस और पाक फौज को दरपेश चैलेंजेस और पाक फौज की हासिल करदा कामयाबियों से मुतल्लिक था वो पहला हिस्सा। लेकिन बहरहाल इसमें ये सारी बातें हुई हैं, अब इस पर रद्द अमल भी आना शुरू हो गए हैं। जाते जाते मैं आपको एक इमरान खान साहब का क्लिप सुना देता हूं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल के तौर पर
تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر جو ہے اس کو جاری کیا گیا ہے. یہ پرانا کلپ ہے لیکن اس میں چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس پی آر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے گفتگو کی تھی, تو یہ آپ سن لیں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا. بہن کون کہنے والے یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ موٹا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کروانا, تفتیش ہو, پھر وہ بے بنیاد ثابت ہوتا ہے, بے قصور ثابت ہو جائے, بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمارا, میں نے تو غلط الزام, اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے, جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ دیانتدار آدمی, وہ چوری نہیں کرتا پیسے, وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا, عدالت نے سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا کہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ دھوکہ ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آگے پالیٹکس میں پارٹی بنا لیں اپنی, اور میں اس کے علاوہ. جی عمران خان صاحب کا ایک پرانا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر جاری کیا گیا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.